जी पूर्णिमा जी नहीं रही है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उसकी नो प्रेगनेंसी मैम। आगे कंटिन्यू ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। उनको बोलो कि एकदम बेसब्र ना होके थोड़ा सा पेशेंस रखें और नेचुरल प्रोसीजर के लिए अभी जाएं, आईवीएफ के लिए तुरंत ना जाएं अभी, ठीक है। आईवीएफ तो है ही अपने पास सेकेंड ऑप्शन, लेकिन अभी वेट थोड़ा सा करें वो उस चीज के लिए, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम वेट एंड मेंसेस वाचिंग भी मैम है। करना चाहिए। अगर उनके मेंसेस रेगुलर नहीं होंगे, उनका आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मेंसेस रेगुलर नहीं है, ठीक है। जी जी मैम हेलो मैम। मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। लास्ट के हेलो 10 मिनट में डिस्कशन करें। हाँ बोलिए। मैम, फिर टाइम हो जाता है कुमार तो जी बोले। जो क्वेश्चन मन में निकल के आता है वो क्वेश्चन भूल जाते हैं मैम बाद में, फिर आप इसलिए पैसे मैं पे लिख अभी मेरा लीजिए एक ना, क्वेश्चन था। सबमिट का ऑप्शन है। हाँ हाँ मैम, जी। मेरा एक क्वेश्चन था, मेंसेस में जब ज्यादा ब्लडिंग होती है तो हार्मोन से डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे, तो उस समय में जब ऑपरेट करते हैं तो क्या ओवरी को रिमूव करते हैं या यूट्रस को? अगर यूट्रस को करते हैं या ओवरी को, तो फिर जो हार्मोन सा है उसका सिक्रेशन होता है कि नहीं होता है, इस बारे में मुझे बताइए थोड़ा। ठीक है, आपका पहले तो प्रश्न मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं आपका, शायद आप अपने प्रश्न को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं। आपने पहली चीज बोली कि मेंसेस अगर बहुत ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, प्रोफ्यूज हो रही है, बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है, पहली चीज आपने ये बोली, ठीक है। तो क्या उससे हार्मोन नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, हार्मोन नष्ट कैसे हो सकते हैं उससे? हर महिला का मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म का ब्लीडिंग जो होता है, उसका नेचर जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे किसी को सर्जरी कब रिक्वायर्ड रहेगी? जहां पे ब्लीडिंग कई कई महीने चल रही है और नॉर्मली बंद ही नहीं हो रही है, जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे महिलाओं के साथ दिक्कत जाती है कि एक एक दो दो महीने साइकिल जो है वो चलती जा रही है, ब्लीडिंग चलती जा रही है, और उस ब्लीडिंग की वजह से महिला का शरीर जो है वो कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। मेनोपॉज की बात कर रही हूँ। लेकिन वही महिला जिसका मेनोपॉज नहीं आया है, ठीक है, जो अभी नॉन जिसकी शादी भी नहीं हुई है और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज चल रही है, टीन एज की मैं बात करूंगी, 13-15 के एज में है, तो वहां पे हार्मोन सेटल डाउन होने की सिचुएशन में होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पॉलीमेनोरिया की कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। दूसरी, ये चैप्टर पता है, इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर है स्त्री रोग रिलेटेड, जो है ये स्त्रियों की समस्या वाला जो चैप्टर है ना, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर है आपके वैसे में। तो दूसरा, जहाँ पे मेनोपॉज वाली वुमेन है, वहां पे हम सोनोग्राफी करवा के देखेंगे कि अगर इतना ब्लड जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, बंद होने का टाइम, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में हमें कॉज पता करना पड़ेगा। अगर ओवेरियन कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। अगर यूटेराइन कॉज है, मतलब यूट्रस में किसी तरीके की गठान आ गई है और उस गठान की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत लंबे समय तक हो रही है, तो उस कंडीशन में आप हिस्टेक्टोमी के लिए जाते हैं। अब हिस्टेक्टोमी हम कब करेंगे और किस तरीके की करवा सकते हैं, गर्भाशय को हम कैसे रिमूव करवाना है? ऐसी महिलाएं जिनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, आगे अब वो बच्चे नहीं चाहती हैं, ठीक है, 45 प्लस हो चुकी हैं, अब बच्चे आगे नहीं चाहती हैं, फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं, अब उस कंडीशन में हम यूट्रस को, या तो हम जहां पे गठान हुई है उतना सेक्शन हम रिमूव कर दें, जिसे हम कहते हैं पार्शियल हिस्टेक्टोमी, गर्भाशय का उतना हिस्सा हम रिमूव कर देते हैं। दूसरा होता है कंप्लीट हिस्टेक्टोमी, जहां पे हम देखें कि माँ की लेडी के शरीर पे उसके दुष्परिणाम आगे जाके और दिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम पूरे गर्भाशय को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कॉज ऑफ ब्लीडिंग पता करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ब्लीडिंग के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट जो है, ऑपरेशन जो है वो कर देंगे। अगर ओवेरियन कॉज है, अगर ओवेरियन सिस्ट की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको सिस्ट का इलाज करना है। तो पहले ट्रीटमेंट का 3 बेसिक स्टेज होती हैं। पहले जनरल मैनेजमेंट करता है डॉक्टर, अगर उससे आराम नहीं आया तो डॉक्टर मेडिसिनल ट्रीटमेंट करता है। तीसरा जो लास्ट ऑप्शन होता है, जब मेडिसिन से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तो डॉक्टर जो है वो सर्जरी के लिए एडवाइस करता है। तो 3 स्टेजेस से पास करते हुए पेशेंट जो है वो सर्जरी तक जाता है। डायरेक्ट आप सर्जरी के बारे में कभी मत सोचिए। अगर ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो रहा है तो पहले सिस्ट का इलाज किया जाएगा, ठीक है।
साइकिल रेगुलर है कि नहीं वो देखी जाएगी, ब्लीडिंग कितनी प्रोफ्यूज हो रही है वो देखा जाएगा, कितने लंबे समय तक चल रही है वो देखा जाएगा। उसके बाद सर्जरी वाला ट्रीटमेंट के लिए हम जाएंगे, तो स्टार्टिंग से ही नहीं जाते हैं। ठीक है मैम क्रिश का प्रश्न था, मेरे ख्याल से उनको संतुष्टि मिली होगी, उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया तो। ओके थैंक्स मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम सोनोग्राफी के दौरान पता चलता है? क्या? हेलो हाँ मैम जी। मेरा एक क्वेश्चन है मैम। एक है ना पेशेंट है, उसको ना काफी लॉन्ग टाइम से मतलब जो पीरियड्स का टाइम होता है ना, वो पीरियड्स खुल के नहीं आ पाते, वो किस वजह से होता है ये चीजें? एज बताइए। एज मैम 27 है। 27। हिस्ट्री कैसी रही है, पहले साइकिल कैसी थी उनकी? मैम पहले तो काफी बेस्ट थी, मतलब टाइम टू टाइम डेट आती थी। अब आने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब ये होता है कि हल्के हल्के आ जाते हैं, फिर खुल के नहीं आ पाते। कितने दिन रहते थे पहले साइकिल, ब्लीडिंग कितने दिन रहती थी पहले? अब क्या है कि एक दिन में आने ही बंद हो जाती है। अब एक दिन रहती है, पहले कितने दिन रहती थी? मैम पहले 3 दिन रहती थी, 3 दिन। 3 दिन रहती थी। और मैरिड है अनमैरिड है? मैम मैरिड है, बच्चे? 2 है। ठीक है, तो क्या डिलीवरी के बाद से ये ऐसा होना शुरू हुआ है? नहीं मैम, फिर? ये अभी समथिंग 1-1.5 साल से होना चालू हुआ है। क्या उस 1-1.5 साल के दौरान उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी क्या? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि पहले साइकिल और फ्लो जो था वो 3 to 4 डेज रह रहा था और अभी जो है सिर्फ 1 दिन रह रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। टाइम नहीं वेस्ट करना है, सोनोग्राफी पहले तो आप जाके करवा लीजिए। ठीक है, जो भी पेशेंट है आपका या कोई घर का भी मेंबर है, तो जिससे हमें पता चल जाए ऐसा भी होता है? मेंसेस क्यों नहीं आ रहे, कोई एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है। ठीक है, थिकनेस एंडोमेट्रियम वगैरह? प्रॉपर्ली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बेसिस पे भी कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग के डेज जो है वो डिपेंड करता है। डिस्टर्बेंस यहाँ पे रहता है। एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, बहुत थिक हो जाएगी तो वो लंबे समय तक झड़ती रहेगी और लंबे समय तक ब्लीडिंग कॉज करेगी। एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर बहुत कम रहेगी तो वो झड़ेगी और ब्लीड हुआ और खत्म, बहुत कम समय के लिए ब्लीडिंग जो है वो रहेगी। कई बार महिलाओं को 1 दिन के लिए भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी फीमेल के मेंसेस जो है वो स्कैंटी हो जाते हैं। कई बार मैम हार्मोनल ये फैक्टर की मेंसेस वजह कम ज्यादा आने का कारण अनमैरिड में पीसीओडी भी हो सकता है क्या? देखिए मैम उनको न्यूट्रिशनल एक्चुअली थायराइड डेफिशिएंसी भी हो है, सकती है। उनको थायराइड भी है मैम। अब रीजन आप खुद ही दे रहे हैं कि थायराइड है उनको। ठीक है, यस मैम। थायराइड है तो आपको सोनोग्राफी भी एक बार करवा लेना चाहिए, कोई पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। जी, अब मैं क्लास और स्टार्ट मैम करूं? मैम ये कह रहा था मैं, उनके ना 2 साल तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और अब है ना धीरे धीरे जो मैंने अभी ये बताया था उसके दौरान हो रहा है ये। पहले 2 साल तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। आपने थायराइड टेस्ट करवाया गुड, उसके अलावा आप उनका हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करवाइए। अच्छा ठीक है, और तीसरी चीज सेफ पॉइंट के लिए आप उनका सोनोग्राफी भी करवाइए। पहले सोनोग्राफी करवाइए, सोनोग्राफी से हमें एग्जैक्ट यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन्स के पोजीशन और उसका क्या कंडीशन है अभी वो पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे आपको ब्लड रिपोर्ट डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमें क्या करवाना चाहिए। अगर पीसीओडी और एचबी दोनों है तो पीसीओडी प्रोफाइल अलग से होता है। ठीक है, अगर यूट्रस में एंडोमेट्रियम में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें टेस्ट ब्लड रिपोर्ट अलग करवानी पड़ेगी। जी। तो आप ये सारी चीजें पहले करवाइए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन भी जरूर करवाइएगा कि हीमोग्लोबिन कैसा है उनका। अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, जिनके जो भी डाउट होते हैं आप क्वेश्चन लिख लीजिए पेपर पे, हम एंड में 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम फिनिश कर दें ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। ठीक है, मेरी आवाज सही से आ रही है? किसी को स्लो आ रही थी आवाज, मेरी बहुत ज्यादा धीरे आवाज आ रही थी। नहीं मैम ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो पोस्टनेटल केयर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है,
तो आपका पहला रिफ्लेक्शन आपके फेस से दिखता है, ठीक है, दिखता है ना, तुरंत आपका फेस का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली उसी तरह से अगर शरीर में किसी तरीके के परिवर्तन, चेंजेस, डिस्टरबेंस अगर चल रहे होंगे तो वो बॉडी में साइन एंड सिम्टम या लक्षणों के रूप में जो है वो दिखना शुरू होते हैं। तो पहला क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, डिलीवरी के बाद की कंडीशन पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला न्यू चीज आती है कि यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, दूसरा एक बेबी ग्रो कर रहा होता है, फीटस, तीसरा प्लाजेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो फॉल्ट कहाँ पर आनी चाहिए? इन 3 लेवल पे अगर फॉल्ट आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा तो फीमेल को आगे जाके सफर करना पड़ेगा। तो पहला माल न्यूट्रिशन या एनीमिया हुआ लेडी को, तो इन्फेक्शन को वो इजीली कैच कर लेगी, मतलब कि उसकी इम्यूनिटी या रोग से लड़ने वाली क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा पुअर रहेगी, तो वो इजीली कोई भी इन्फेक्शन को कैच कर लेगी और वो अपने साथ लेके जाएगी, अपने बच्चे को भी इन्फेक्शन करेगी, ठीक है। दूसरा कि उसको टॉक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाए, ठीक है, जैसे आप लोगों ने टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी पढ़ा था चैप्टर, वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, पूछ भी नहीं रही हूँ। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन की वजह से भी शरीर इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो इजीली इन्फेक्शन जो है वो कैच कर सकता है। तीसरी चीज ये कि अगर प्लाजेंटा का कोई भी हिस्सा अंदर गर्भाशय में रह गया तो वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी फांस गड़ी हो, ठीक है, फांस कभी ना कभी किसी ना किसी को गड़ी होगी, तो अगर वो फांस को जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक वो दर्द नहीं जाएगा, वहां की स्वेलिंग नहीं जाएगी, वहां पे पस का फॉर्मेशन होना बंद नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही फांस निकल जाती है सारे साइन एंड सिम्टम्स चले जाते हैं। उसी तरीके से प्लाजेंटा का अगर कोई भी हिस्सा अंदर गर्भाशय में रह गया तो वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन का पहला लक्षण होता है कि वो फीवर के फॉर्म में दिखना शुरू होता है, ठीक है। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग एज अ डॉक्टर कि बुखार एक लक्षण है किसी भी तकलीफ का, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है जिसकी वजह से उसे बुखार आ रहा है, ठीक है, या यूटीआई भी हो सकता है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा बीइंग अ डॉक्टर कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फीवर लेडी को जो है हाई ग्रेड ठंड दे के जो है वो आना शुरू हो रहा है। तो एक हो सकता है कि प्लाजेंटा का कोई हिस्सा अंदर रह गया हो उसकी वजह से, ठीक है, प्रीवियसली उसकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो। सी सेक्शन डिलीवरी में आप सभी को पता है कि एब्डोमेन के निचले हिस्से में इंसिजन देके बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है। जब इंसिजन या चीरा मारा जाता है तो उसको टांके देके सिला जाता है। अगर टांकों में किसी तरीके का इन्फेक्शन लेडी को हो गया तो उसकी वजह से भी गर्भाशय में इन्फेक्शन जो होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। एमनियोटिक सैक जिसके अंदर बच्चा हो, ठीक है, अगर एमनियोटिक सैक, अंसारी जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अगर एमनियोटिक सैक को, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूजुअली क्या होता है कि लेडी लेबर पेन में आई, वाटर बैग जो था वो उसका रप्चर नहीं हुआ था, फटा नहीं था, तो वो निडल से पंच करके उसको फाड़ देती हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड एकदम से बाहर निकलना शुरू होता है और बच्चे के नाक और मुंह में जाना शुरू कर देता है। अब एकदम से पानी अगर अंदर नाक और मुंह में जाएगा तो सफोकेशन करता है बच्चे को, और कई बार जो है उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है।
ठीक है। तो अगर एकदम से फटा है तो वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यूट्रस में या गर्भाशय में किसी तरीके का इन्फेक्शन जो है वो हो जाए और माँ को साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखना शुरू हो जाए। इन्फेक्शन किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले वो किसको अफेक्ट करेगा, पहले हमने कारण देखा कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। दूसरा कि पहले किसको अफेक्ट करेगा, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए एनाटॉमिकली यूट्रस में लेयर का क्या अरेंजमेंट होता है। तो हम देखेंगे अंदर से बाहर की तरफ, पहला लेयर होता है अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, राइट। दूसरी एंडोमेट्रियम के बाद जो लेयर आती है वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। और सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है थर्ड, उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर होते हैं। अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले कौन सा लेयर अफेक्ट होगा, इन्फेक्शन सबसे पहले किस लेयर में होगा, वो होगा एंडोमेट्रियम में, क्योंकि सबसे पहले वही एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम की लेयर पे इन्फेक्शन हुआ है तो वो कॉज करेगा एंडोमेट्राइटिस, राइट। अगर एंडोमेट्राइटिस हुआ और वहीं पर उसकी रोकथाम नहीं की गई, उसको इलाज नहीं मिला, लेडी को इग्नोरेंस हुआ किसी भी रीजन की वजह से, समय पे हॉस्पिटल नहीं आ पाई, तो वो इन्फेक्शन जो है वो और ऊपर जाता जाएगा और वो मायोमेट्रियम को इन्फेक्ट करेगा। तो मायोमेट्रियम में जब इन्फेक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे मायोमेट्राइटिस, ठीक है। थर्ड है, जब मायोमेट्रियम पे भी इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया, किसी तरीके की दवाइयां नहीं दी गई इसको, तो वो लास्ट लेयर या आउटर लेयर ऑफ यूट्रस जो होती है पेरीमेट्रियम, उसको अफेक्ट करेगा और पेरीमेट्राइटिस कॉज करेगा, ठीक है। ये 3 लेयर इस तरीके से इन्फेक्शन जो है वो असेंड करेगा। अब इन्फेक्शन यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हुआ, पूरे यूट्राइन लेयर को अफेक्ट कर दिया, तो अब क्या बचा, बाजू में क्या होता है फेलिपियन ट्यूब, तो वो उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इन्फेक्शन इसी तरीके से फैलता है। अब वो फेलिपियन ट्यूब को जब इन्फेक्ट करेगा तो फेलिपियन ट्यूब को हम मेडिकली कहते हैं सेल्फिंग्स, तो सेल्फिंग्स में जब इन्फेक्शन होगा तो हम उसे बोलेंगे सेल्फिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ तक यूट्रस हुआ, फेलिपियन ट्यूब हुआ, तो फेलिपियन ट्यूब को हम बोलते हैं सेल्फिंग्स, और सेल्फिंग्स में जब इन्फेक्शन होगा तो हम उसे बोलेंगे सेल्फिंजाइटिस। आइटिस इंडिकेट्स टू इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को बताता है, और इन्फ्लामेशन क्यों होगा, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं किया गया, इस दौरान भी लेडी को किसी तरीके का कोई उपचार नहीं मिला, डायग्नोसिस नहीं बन पाया, तो वो रिमोट ऑर्गन, बाजू के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं पेरीमेट्राइटिस। संतोष जी माइक म्यूट करें आप। जी, पेरीमेट्राइटिस वीडियो दोनों को बोल दीजिए, मैं इसी करने के लिए, म्यूट करने के लिए, ठीक है। मैम ये बता दीजिए, ये जो इन्फेक्टेड होता है तो एक मैं वैष्णवी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं लास्ट के 10 मिनट प्लीज दूंगी, इससे क्या होगा सभी के लिए ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सब अपने अपने क्वेश्चन लिख के रख लेंगे। जी 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 ठीक है, ठीक है मैम जी। तो अगर इन्फेक्शन वहां पे भी कंट्रोल नहीं किया गया फेलिपियन ट्यूब तक, तो वो अदर पार्ट्स जो है उनको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और कई बार पेरिटोनियल लेयर ऑफ एब्डोमेन जो होती है उसको भी इन्फेक्ट करेगा, तो हम उसे बोलेंगे पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लक्षण या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन शरीर में होता है, ठीक है, उसके लक्षण के रूप में या साइन एंड सिम्टम के रूप में पहला सिम्टम जो आता है वो होता है फीवर। जितनी इंटेंसिटी का इन्फेक्शन है उतनी ही सीवियर इंटेंसिटी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अगर इन्फेक्शन माइल्ड लेवल पे है, माइल्ड डिग्री पर है, तो फीवर भी माइल्ड होगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत डीप तक चला गया है, बहुत सीवियर हो गया है, तो वहीं पर फीवर जो है वो हाई ग्रेड हो जाएगा, मतलब 101, 102 इतना तक जाना शुरू हो जाएगा, और कई बार ठंड दे के भी बुखार जो है वो आना शुरू हो जाएगा। वर्षा जी शर्मा माइक म्यूट करें आप।
प्लीज सभी लोग माइक म्यूट कर लें, बाकियों को भी डिस्टर्ब होता है। कितना बढ़िया क्लास चल रहा है, आप लोग क्या मालूम क्यों माइक खोट के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अगर माइल्ड डिग्री का इन्फेक्शन है तो वहां पर माइल्ड फीवर आएगा, हल्का फुल्का फीवर आएगा, जैसे कि 98.7 है, 98.8 है या 99 डिग्री तक भी टेम्परेचर रह सकता है। दूसरा, इसके अलावा इसमें हेडेक की कंप्लेंट फीमेल दे सकती है, कमजोरी भी की शिकायत दे सकती है कि बहुत ज्यादा वीकनेस डॉक्टर साहब मुझे लग रही है। अगर किसी तरीके का वुंड है डिलीवरी के दौरान, जैसे कि एपिजियोटॉमी, पेरिनियल लेयर पर या पेरिनियम पर इंसिजन चीरा दिया गया है और वहां पर वो किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, तो वो एरिया एकदम सुर्ख लाल दिखेगा, ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये तो बात हो गई माइल्ड लेवल पर। लेकिन अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया तब क्या लक्षण लेके महिला आपके पास आ सकती है? तो गर्भाशय में अगर संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो सबसे पहला सिम्टम जो आएगा वो होगा हाई ग्रेड फीवर। अब आप सब मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और पल्स रेट दोनों का एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, फीवर की कंडीशन में मैं बात कर रही हूँ, फीवर हुआ 100 डिग्री पर गया, आपने टेम्परेचर नहीं लिया, आपने सिर्फ पल्स चेक करी और उसकी पल्स बहुत ज्यादा चल रही है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ कहीं इसको फीवर तो नहीं है पर्सन को या पेशेंट को। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पल्स रेट। ठीक है, टेम्परेचर और पल्स रेट दोनों के सामंजस्य से चलते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, शरीर का ताप बढ़ेगा, तो उसका पल्स रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन की कंडीशन को। क्लियर? दूसरा कि यूटेराइन रीजन में या गर्भाशय में लेडी जो है वो पेन बताएगी कि दर्द जो है वो बना रहता है, डॉक्टर साहब ठंड देके मुझे बुखार बार बार आ रहा है और वो बना ही रह रहा है। ठीक है, लोकियल डिस्चार्ज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो डिलीवरी के बाद से जो टाइम पीरियड होता है जिसमें पर वेजाइनली फीमेल को कुछ स्त्राव आना शुरू होते हैं, ठीक है, वो डिस्चार्ज जो है बहुत प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको जाने लगेंगे और उसकी स्मेल में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, उसका स्मेल जो है लेडी को बहुत ज्यादा बदबूदार हो जाएगी वो स्मेल जो है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जा सकती है और वो इंडिकेट करेगा कि हाँ लेडी को या महिला को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। अगर गर्भाशय तक ही इन्फेक्शन नहीं रहा, वो आसपास के एरिया में भी फैलना जब शुरू हो जाएगा, तब उस दौरान क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं हमें? तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहेगा, फीवर यहाँ पे मेंटेन रहेगा, हायर डिग्री, ठंड देके यहाँ पे अभी भी बना रहेगा। ठीक है, तीसरा पेल्विक रीजन में, ठीक है, पेल्विक रीजन में अभी तक लेडी जो है वो लोअर एब्डोमिनल रीजन में, नाभि से निचले हिस्से में जहाँ पे गर्भाशय होता है, उस एरिया में दर्द बता रही थी। अब ये दर्द क्योंकि इन्फेक्शन पूरे पेल्विक एरिया में फैल गया है, तो वो दर्द जो है वो फैला हुआ सा उससे महसूस होगा। वो बताएगी कि पूरे निचले हिस्से में मुझे दर्द जो है वो कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो आपको एक क्लू दे रही है वो कि इन्फेक्शन लोकलाइज ना रह के जनरलाइज्ड हो गया है, फैल चुका है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं है, अब वो सराउंडिंग ऑर्गन में जाके फैल चुका है, जिसकी वजह से ये लक्षण जो है वो सीवियर हो गए। ठीक है, अब आप इन केसेस में क्या क्या जांचें करवा सकते हैं? ठीक है, तो जांचें आप क्या करवाएंगे? तो सबसे पहले आपको आदत डालनी है हिस्ट्री लेने की। ठीक है, पूछताछ करने की आदत डालनी है। जैसे मैंने पूछा, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ली मैंने कि पहले कैसा था, बाद में कैसा था, डिलीवरी के दौरान कैसा था, उसको किसी तरीके की और कंप्लेंट तो नहीं रही, तो हिस्ट्री लेने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, एज अ डॉक्टर या प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ डिलीवरी, हिस्ट्री ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी महिला की कहाँ हुई है, वहां का माहौल कैसा था, डिसइंफेक्टेंट था कि इन्फेक्टेंट था, घर पे हुआ है तो किसने किया है, दाइयों का हाथ प्रॉपर्ली उस समय साफ था कि नहीं, कपड़ा जो इस्तेमाल किया गया वो साफ था कि नहीं, अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो वहां पे एसेप्टिक एनवायरनमेंट
को मेंटेन किया गया था या नहीं। वहीं से लेडी ने इन्फेक्शन को कैच कर लिया, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके साथ ही आपको उसकी यूरिन की जांच करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो एज ए डॉक्टर आपको पता होगा सभी को, फिजिशियंस को, कि यूरिन के लिए हम टेस्ट करवाएंगे तो आप एक होता है यूरिन रैंडम एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट RNM, ठीक है। मॉर्निंग का, अच्छा यूरिन टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है मॉर्निंग का फर्स्ट मिड स्ट्रीम यूरिन, मतलब पर्सन उठा है सुबह और पहली यूरिन पास करने अगर जा रहा है तो पहला पोर्शन यूरिन का नहीं लेंगे, सेकंड वाला जो हिस्सा रहेगा यूरिन का मिड स्ट्रीम वाला, उसको कंटेनर में कलेक्ट करेंगे जिससे कि प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके। दूसरा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट यूरिन से हम करवाएंगे, जिससे कि हमें किस तरीके का ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि जनानांगों से या योनि दौर से कुछ स्त्राव आ रहा है तो उसके लिए भी हम टेस्ट करवाएंगे, तो स्वैब टेस्ट होता है। जो भी लोकल डिस्चार्ज आ रहा है उसको हम कलेक्ट करवाएंगे और उसका भी हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें ऑर्गेनिज्म कौन सा ग्रो कर गया है उसके अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड कर सकें, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ठंड देके बुखार आ रहा है तो ठंड देके बुखार और किन कंडीशनों में हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है, तो हम मलेरिया की जांच करवा के देखेंगे। TS फॉर MP ब्लड रिपोर्ट हम करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि मलेरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये तो हुई जांच की बात। अब आप इलाज क्या देंगे, तो इलाज जो कारण निकल कर आता है, ठीक है, जो मैंने 2-3 रीजन बताए, जो भी टेस्ट आपको लिखे हैं उसमें जो भी पॉजिटिव आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, UTI अगर उसे हो रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देना है। अगर वेजाइनाइटिस की कंडीशन हो गई है और उसकी वजह से फीवर आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो है वो देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक देना है या स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देना है, वो आपको अकॉर्डिंग टू द ब्लड रिपोर्ट, जो उसकी कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करेंगे, उससे पहले डिसाइड मत करिएगा, नहीं तो कुछ और एक्शन और रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। कोशिश करके जब प्रेगनेंसी के दौरान ही महिला आपके क्लिनिक पे विजिट करती है तो कोशिश करके आप उसको कन्विंस करें कि डिलीवरी अच्छे वेल सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट वाले हॉस्पिटल में ही करवाए, जिससे कि इन्फेक्शन से बचने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं उसके, ठीक है, महिला के। अगर अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में डिलीवरी हुई तो 200% चांसेस है। परवेज अहमद जी, माइक म्यूट करें आप, ठीक है, माइक बंद कर दें। इलाज के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान हम उन्हें, आप सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। प्रेगनेंसी के दौरान हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि जो भी टीकाकरण होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसे एज अ रिचुअल इन द सेंस कि जैसे भक्ति भाव के साथ ही वो उसको ले, ये नहीं कि भाई नहीं लेना है क्योंकि मेरे घर में चलता नहीं है, किसी को टीकाकरण नहीं हुआ है, किसी को वैक्सीन नहीं लगी है, पर वो डॉक्टर को अपना भगवान मानते हुए उसकी सारे गाइडलाइन को फॉलो करेगी तो उसके मुश्किल घड़ी में वो डॉक्टर ही है जो उस पेशेंट को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हमें कन्विंस करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो TT का वैक्सीनेशन होना जरूरी है, एनीमिया की जांच करवाना जरूरी है, ठीक है। अगर उसको डायबिटीज है तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट उसको लेना जरूरी है, थायराइड है तो थायराइड का वो ट्रीटमेंट ले। अगर वो किसी भी तरीके से नेग्लिजेंस करेगी तो वो खुद भी अफेक्ट होगी और अपने बच्चे को भी अफेक्ट करेगी, और डिलीवरी के बाद भी उसके साइड इफेक्ट उसके शरीर में उसको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो आपको उसको एज अ डॉक्टर कन्विंस करना है कि आपको जो भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, ठीक है।
इसके अलावा कि प्रसव के दौरान एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या नहीं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज या ऑटोक्लेव्ड है कि नहीं, अगर सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो ओटी का एनवायरनमेंट, ओटी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं कि महिला को डिलीवरी के बाद या प्रसव के बाद इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर महिला का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो है तो वहां पे आयरन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में है या नहीं है, ये सारी चीजों को ध्यान में या मद्देनजर रखते हुए ही उस हॉस्पिटल का चयन हमेशा करना चाहिए जहां पे पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। एपिजियोटॉमी अगर वुंड हुआ है या डिलीवरी के दौरान बच्चे को बाहर निकालते समय पाथ में, रिप्रोडक्टिव पाथ में या ट्रैक में किसी तरीके की इंजरी हुई है तो उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो किसी तरीके से ओपन रह गया वुंड तो वो इन्फेक्शन वहां पे इजीली कैच करेगा और जैसे ही नीचे की तरफ इन्फेक्शन हुआ वो ग्रेजुअली ऊपर असेंड करेगा और यूट्रस की पूरी लेयर्स को वो अफेक्ट कर देगा महिला के, ठीक है। तो तनाव, पेन, फीवर, ये सारे लक्षण देना शुरू कर देगी महिला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तुरंत हमें डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए और तुरंत उसकी रोकथाम करने की जरूरत होती है। संक्रमण के इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट करना जरूरी है। यहाँ पे घर पे इलाज नहीं हो सकता है, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लीट बेड रेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर लेडी मूवमेंट करेगी तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो और इन्फेक्शन को कैच कर ले, ठीक है। तीसरा, एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें करवाना है। चौथी चीज, बॉडी में इन्फेक्शन है तो यहाँ पे लिक्विड डाइट फीमेल की हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देनी है। अगर ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस दौरान ओरल की जगह हम आईवी फ्लूइड देना प्रेफर करेंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड हम देंगे अगर ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो इन केसेस में, अदरवाइज आप ओरल ही लिक्विड डाइट जो है, लिक्विड इनटेक महिला का बढ़वा देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी महिला को यूटीआई हो गया है और यूटीआई कंट्रोल लेवल पर है तो आप वाटर इनटेक, पानी की मात्रा शरीर में बढ़वा दें जिससे वो बार बार पेशाब के लिए जाए और इन्फेक्शन बाहर निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, यूटीआई की वजह से ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है, शरीर में ठंड देके बुखार आना शुरू हो गया है, पूरा शरीर टूट रहा है, तो उस दौरान ओरल नहीं, यहाँ आईवी फ्लूइड और हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है। तो एज अ डॉक्टर और एज अ फिजिशियन आपको पता होना चाहिए कि किस समय हमें एडमिट करना है और किस समय एडमिट करने से नहीं, जनरल मैनेजमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो जब आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो पेशेंट का विश्वास आप पे बढ़ेगा और वो आपसे ही इलाज करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो एम्पिसिलिन जो है वो 500 मिलीग्राम जो है हर 6 घंटे में हम रिपीट करेंगे। दूसरा, मेट्रोनिडाजोल जो है वो हम 400 मिलीग्राम जो है हर 8 घंटे में हम पेशेंट को देना एडवाइस करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना डोजेस उसको देने की जरूरत है, ठीक है। पेरिनियम में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन आ रहा है, पेरिनियल रीजन में जहाँ पे एपिजियोटॉमी इंसिजन देते हैं हम, ठीक है, वहां पर भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करके उसको क्लीन करने की जरूरत है और ये बार बार क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन बाहर से ही अंदर जाता है। तो जब एंट्रेंस या बाहर का एरिया ही क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, तो इन्फेक्शन अंदर कम से कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो पेरिनियल रीजन को ही आपको क्लीन करना है, ये पेशेंट को एडवाइस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये था आपका कि इन्फेक्शन गर्भाशय में जब होता है तो हम क्या इलाज करवा सकते हैं, क्या रिपोर्टें हमें करवानी है और क्या क्या रोकथाम उसको देने की जरूरत है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ा था, इन्वॉल्यूशन, ठीक है। किसी को याद है इन्वॉल्यूशन का मतलब? कोई एक प्लीज, कोई एक मुझे बताएगा, सब नहीं म्यूट होंगे, कोई भी एक बता दे।
मैम डिलीवरी के बाद गर्भाशय अपने स्थान पर आते हैं, उसके इन्वोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं दूसरा टर्म इसको यूज करने जा रही हूँ, उसे कहते हैं सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, इन्वोल्यूशन मतलब कि गर्भाशय अपनी डिलीवरी के बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, तो हम उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, जिसके लिए 6 हफ्ते का समय लगता है। अब सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है किन्हीं कारणों की वजह से जब गर्भाशय अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल या नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ना जा पाए, ठीक है, किन्हीं रुकावटों की वजह से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना जा पाए, तो हम उसे बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से गर्भाशय अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जा पा रहा? तो पहला रीजन आना चाहिए कि गर्भाशय प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड था। प्लीज म्यूट कर लें। गुल यास्मीन की माइक बहुत देर से अनम्यूट है, म्यूट करें प्लीज। तो पहला हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड मतलब फूला हुआ था। अब किन कंडीशन में फूल सकता है बहुत ज्यादा? तो पहला दिमाग में आना चाहिए या तो बच्चे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है या तो बच्चे एक से ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी में होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में एक सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ट्विन प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चों प्रेगनेंसी में गर्भाशय ज्यादा डिस्टेंडेड या डिस्टेंडेड को हिंदी में डिस्टेंडेड समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिस्टेंडेड में इनलार्ज यानी कि फूला। यस, एनलार्ज, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया हो, अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा एनलार्ज मिलेगा। ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में हो, मतलब गर्भाशय में पानी बहुत ज्यादा हो, तो उस दौरान भी यूट्रस जो है वो बहुत ज्यादा नाउ टू म्यूट प्लीज वैष्णवी जी। ठीक है, तीसरी चीज कि अगर महिला पहले भी 3 या 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है, ठीक है, 4 या 5 बच्चों को जन्म दे चुकी है, ऐसी महिलाओं को हम कहते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा। क्या शब्दावली हम यूज करते हैं यहाँ पर? ग्रैंड मल्टीपैरा। अब ग्रैंड मल्टीपैरा का मतलब होता है, ग्रैंड वर्ड यूज करा है, ग्रैंड ओपनिंग वाला ग्रैंड। ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरस का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने जिनके 3 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा कर रहे हैं और जीवित हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टीपैरस विमेन। ठीक है, 3 या 4 बच्चे जन्मे हैं जिन्होंने। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं, उनका सीधी सी बात है, ऐसी महिलाएं जिनका एक बच्चा डिलीवर हुआ है और ऐसी महिलाएं जिनके 3 या 4 बच्चे डिलीवर हो चुके हैं, तो यूट्रस मसल का बना हुआ है, तो वो कैसा हो जाएगा? उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? वो 0 होना स्टार्ट हो जाएगी, तुलतुला हो जाएगा यूट्रस, तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्लियर? रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस की कंडीशन। रेट्रोवर्जन पहले भी मैंने एक बार बताया था कि पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यूट्रस है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। पीछे मुड़ने के पीछे एक रीजन हो सकता है कि प्रेगनेंसी के साथ साथ यूटेराइन फाइब्रॉइड था। ठीक है, गर्भाशय में गठान भी थी और प्रेगनेंसी भी थी, तो क्या होगा? यूट्रस हॉलो ऑर्गन है, जैसे एक बलून है, बलून में आपने एक पत्थर अंदर की तरफ डाला और उसको फुलाया, तो वो किधर बैंड करेगा? जिस तरफ सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो पीछे की तरफ झुकना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं जा पाएगा, सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब सब इन्वोल्यूशन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो पहला कि लोकियल डिस्चार्ज एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत प्रोफ्यूज, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे जाएगा। दूसरा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग मिलेगी यहाँ पर। तीसरा, लेडी को हाई ग्रेड फीवर जो है वो मिल सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन को वो इंडिकेट कर रहा है।
तो उस वजह से आपको उसके अकॉर्डिंगली जांचें करवाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, कभी भी मेडिकल साइंस में हम ये नहीं बोल सकते ये हो सकता है। एक बार रिपीट कर दीजिए जी, लक्षण एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला लक्षण आएगा कि एबनॉर्मल लोकियल डिस्चार्ज, लोकिया का जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल अधिक मात्रा में कई बार मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पर। दूसरा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होगी, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पे ब्लीडिंग मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, ये हो सकता है कि प्लाजेंटा का कोई टिश्यू गर्भाशय के अंदर रह गया हो जिसकी वजह से पेन इन लोअर यूटराइन रीजन, गर्भाशय में दर्द की शिकायत महिला देगी इसमें, ठीक है। चौथा है इसमें हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर। ये सारे, लास्ट में मैंने फीवर क्यों बोला, क्योंकि ये सारे सिम्टम पहले के इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जहां पे भी इन्फेक्शन होता है वहां पे फीवर आना आम बात है, और हाई ग्रेड फीवर इंडिकेट करता है हाई ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन को, ठीक है। अब आप इसमें इलाज क्या देंगे, तो बार बार एक शब्द आ रहा है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है, एंटीबायोटिक्स, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर किसी तरीके का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर किसी तरीके का प्लाजेंटा का टिश्यू, प्लाजेंटा का कोई हिस्सा गर्भाशय में रह गया है, तो वहां पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, आपको उस हिस्से को, उस टुकड़े को गर्भाशय से बाहर निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे रिमूव करवाना पड़ेगा। ब्लीडिंग अगर बहुत अधिक मात्रा में हो रही है और उसका साइड इफेक्ट लेडी के शरीर पे देखने को मिल रहा है, तो हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेट्रोनिडाजोल टैबलेट आती है वो देंगे हम, जिससे कि यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाए, जो प्रोफ्यूज हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, वो ग्रेजुअली जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 डेज में। नाम क्या होगा, टैबलेट का नाम क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल, मिथार्जिन, मेट्रोनिडाजोल तो उसके लिए, मिथार्जिन देना है आपको, मिथार्जिन, मेट्रोनिडाजोल यहाँ काम नहीं करेगी, मिथार्जिन देंगे आप, ठीक है। सब इंफ्यूजन को एक बार रिपीट करना, सब इंफ्यूजन। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, पर मुझे इतना समझ में आया कि सब इन्वॉल्यूशन को मैं दोबारा से बता दूं, है ना। सब इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि अपनी नॉर्मल पोजीशन पर गर्भाशय डिलीवरी के बाद पहुंच जाए। नॉर्मल पोजीशन मतलब कि जो पेल्विक बोन है, पेल्विक ब्रिम है, उसके अंदर वो वापस से चला जाए, ठीक है। सब इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर किन्हीं कारणों की वजह से गर्भाशय जो है वो नॉर्मल पोजीशन, प्रेगनेंसी से पहले वाली जो अवस्था है, उस अवस्था में उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उससे बोलेंगे सब इन्वॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, जब इन्फेक्शन होगा तो गर्भाशय में सूजन आएगी, सूजन होने की वजह से उसका साइज फिर से बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गर्भाशय अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जा पाता है, तो हम उसे बोलेंगे सब इन्वॉल्यूशन, ठीक है। शिवराज सिंह जी। जी मैम, जी ठीक है। अब लास्ट के 4 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैम ये LSCS किस कंडीशन में करते हैं? मैम मेरा प्रश्न था, इसका मतलब होता है लोअर सेक्शन सी सेक्शन डिलीवरी किन कंडीशन में की जा सकती है। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। पहला तो माल प्रेजेंटेशन हो सकता है बच्चे का, दूसरा बच्चा आड़ा हो गया है, तीसरा ट्विन प्रेगनेंसी में, चौथा गर्भाशय बहुत ज्यादा कमजोर है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं ले सकता है, फट जाएगा उस कंडीशन में, पांचवा बच्चा गर्भाशय में है और उस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई है, मतलब फीटस
हेलो हेलो मैम। फीटल डिस्ट्रेस में चला गया है, उस कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और नेक्स्ट कंडीशन जब माँ की जान पर आ जाए तो उस कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी करवा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम मुझे एक मीनाक्षी से सवाल था। ये 13 इयर्स की लड़की है, तो उसका 13? पहले 13 साल की लड़की है। उसका पहले मीनाक्षी 3 टाइम आया था, लेकिन तब से बंद हो गया। अभी वो 14 इयर्स की हो गया है, 9 महीने से मीनाक्षी बैठ रहे हैं माइंड मिट कर। तो ये क्या के लिए होते हैं? उनको कुछ इलाज की गरज है? मतलब वो 13 साल में उनके पहले मेंसेस जो थे वो आना शुरू हुए थे, उसके बाद हाँ दोबारा आप मुझे प्लीज रिपीट करेंगे। 13 साल की उम्र में आना शुरू हुए थे, फिर हाँ 13 साल की उम्र में आए थे 3 बार, 3 महीने कंटिन्यू आए थे। फिर उनका 3 मंथ जो कंटिन्यू रहा है, राइट, ठीक है। बंद हो गया। अभी वो 9 महीने से उसके मेंसेस टोटली बंद है। उनका कोई अभी इलाज की गरज है? देखिए आप उसमें एक चीज, वैसे तो मिनार्की के जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 1 to 2 इयर्स होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से कई बार मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग चलते हैं और कई बार बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो वहां पे मेडिकेशन की जरूरत नहीं है अंटिल कुछ लक्षण और हमें नहीं दिख रहे हों। ठीक है। आप सेफ पॉइंट के लिए आप उनको हीमोग्लोबिन एक बार करवा के देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, उसका हेल्थ भी बहुत अच्छे है, ऐसा वीकनेस वगैरह नहीं है। सब रिपोर्ट एक बार किए थे, वो सीबीसी चेक किए थे, सब नॉर्मल निकले। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेट एंड वॉच करना है। कई बार होता है कि वो बहुत लंबा गैप जो है वो आ जाता है, क्योंकि हार्मोन की साइकिल जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो रही होती है उस दौरान। ठीक है, मेनार्की के समय। तो स्टार्टिंग के 1 to 2 इयर्स जो है वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। कई बार साइकिल 6 मंथ नहीं आती है, कई बार बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाती है, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में। तो घबराने की जरूरत, एक नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। कि उस दौरान और चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा प्रश्न था एक ये। हाँ जी वैष्णवी जी बोलिए। मैम लड़कियों में ज्यादातर पीआईडी देखने को मिल रहा है, फ्री फ्लड कलेक्शन, वाइट डिस्चार्ज वगैरह। तो मैम ये किस एरिया को वो इफेक्ट करता है, इन्फेक्टेड करता है? मैम पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ठीक है, ठीक है। पीआईडी का फुल फॉर्म पहले तो मैं आपको बता दूं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का मतलब होता है कि पेल्विक ऑर्गन, अब पेल्विक ऑर्गन कौन कौन से हैं? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। ठीक है, इन सब में अगर इन्फेक्शन हो गया, अब ये इन्फेक्शन कब होगा? जब इन्फेक्शन को इनिशियल लेवल पे ही कंट्रोल नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, फिर फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन्फेक्शन को पहली स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया तो वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे में, और उसको पूरे को हम नाम कह देते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो मैम ये बताइए, ये वाइट डिस्चार्ज ही होता है क्या? देखिए, वेजाइनाइटिस की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आ सकता है महिला को, पीआईडी में भी वाइट डिस्चार्ज आता है। बैकएक के साथ, मैम दे देते हैं सर्विसाइटिस वगैरह, सर्विक्स में इन्फेक्टेड। हाँ हाँ, तो मैम ये भी सर्विसाइटिस भी उसी में आएगा जी। तो ये भी कलेक्शन का ही है, फ्लूइड कलेक्शन? फ्लूइड कलेक्शन नहीं, देखिए फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस वाला जो एरिया होता है वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो भी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, और अगर वाइट डिस्चार्ज की आप बात कर रहे हैं, ये सारे कारण जो मैंने अभी आपको बताए, चाहे वो पीआईडी हो, सर्विसाइटिस हो, वेजाइनाइटिस हो, वो सब जो है वो वाइट डिस्चार्ज के लिए, यूकोरियल डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा वैष्णवी, मैं एक और चीज आपकी बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, इनकी नहीं सभी की। जैसे फीवर एक लक्षण है, वैसे ही वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल एरिया से किसी तरीके का डिस्चार्ज आना वो एक लक्षण है कि अंदर कहीं पर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है, वो एक लक्षण है। वो सर्विसाइटिस को भी इंडिकेट कर सकता है, वो वेजाइनाइटिस को भी इंडिकेट कर सकता है, वो पीआईडी को भी इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो वो एक सिर्फ लक्षण है, कॉज आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है,
जी मैम मैम क्या छोटी 13-14 साल के बच्चों को वाइट डिस्चार्ज आते हैं? जी फिर से बोलिए। छोटी बच्ची अगर 13 या 14 साल की है उसको ये वाइट डिस्चार्ज आते हैं? आता है, अगर वो एनीमिक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका मतलब आना क्या मतलब क्या बता रहा है कि मतलब कोई ना कोई कमी है क्या शरीर में, ऐसा कुछ? वही मैंने बोला ना कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो कई बार बच्चों में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है। अच्छा, दूसरी चीज, वाइट डिस्चार्ज यूकोरिया जिसे हम बोल रहे हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर नॉर्मल कैरेक्टर से डेविएशन हो जाए, मतलब खुजली, जलन, बदबू आना, तो वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को। ठीक है, ठीक है। उसका मेडिकेशन क्या है? वाइट डिस्चार्ज का जो 40 इयर्स अब होते हैं? आपका स्त्री रिलेटेड जो चैप्टर है ना जिसमें इन्फेक्शन है, उसमें ल्यूकोरिया चैप्टर पूरा कंप्लीट है आपका, तो बेहतर होगा हम उसमें ही पढ़ें उसको। जी मैम ठीक है ना? जी मैम ठीक है। अब मैं क्लास पे एंड कर रही हूँ। किसी और का अगर कोई प्रश्न रह गया तो दो स्टूडेंट्स का हैंड रेज्ड है, किनका है बोले। मैडम ये जो मेंसेस वाला जांच के बारे में बता दो ना, कौन सा इससे पहले वाला वो भैया ने किया था वो? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, फिर से बताएं। अगर ब्लीडिंग एकदम से सडनली स्टार्ट हो तो उस कारण ना वो साथ में नहीं बोले, हम लोग एक एक करके बोले। पहले कोई दिनेश जी बोल रहे थे। हाँ मैडम, जांच के बारे हाँ में बता दो ना, जो मेंसेस बराबर आ नहीं रहा था वो। आप ये क्वेश्चन टाइप कर देंगे, बिल्कुल आवाज आपकी आ नहीं रही है। कोई किसी को सुनाई दे रहा हो तो वो रिपीट कर दे प्लीज। मैम ये उस चीज के लिए बोल रहे हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन करा था आपसे कि मतलब डेट टाइम पे नहीं आती और रुक रुक के आती है, ऐसी है ना सर? हाँ, तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले तो आप सोनोग्राफी करवाएं, उनका हार्मोन प्रोफाइल करवाएं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन करवाएं। जी मैम। ठीक है जी। अब मैं यहीं पे क्लास एंड कर रही हूँ, हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैम एक मनोज सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, बोले बोले। मैडम एक्चुअली क्या है कि मैंने जस्ट अभी ही क्लासेस ज्वाइन करे हैं, तो आज आपका मेरा पहला क्लास मैंने आज आपका लिया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपके प्रीवियस क्लासेस हुई हैं तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग कहीं मिल सकती है, और दूसरा कोई मैडम बुक वगैरह हो जिससे कि मैं रेफरेंस वगैरह। हाँ मिल जाएगा टोटल वीडियो मिल जाएगा आपको अटल ज्योति साइट पे। कहाँ पे सर? देखिए मिल जाएगा। स्पेशली फोन लगाइएगा आप मेरे को, मैं बता दूंगा आपको 6264118090। अगर आपका क्वेश्चन हो गया हो तो आप माइक प्लीज बंद करके रखा अब मैं क्लास एंड करूं। थैंक यू गोपाल सर, आपका नंबर बताइए प्लीज। थैंक यू मैम। 62 64 11 80 90। जस्टिफाई कराओ प्रॉपर्ली उसका आंसर दिया हो। 62 64 11 80 90। गुड डे मैम। 62 64 11 80 90। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।